हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स में एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये आपस में पेयरिंग करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं और शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। तो हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये स्टडी कर लिया है डीएनए का, जो कि किसने दिया था हमें, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था हमें। आगे अगर हम स्टार्ट करें चैप्टर को, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बाद की जो प्रोसेस होती है डीएनए में, जिससे उसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो पेरेंट्स टू प्रोजेनिट इनहेरिट होती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वो प्रोसेस कहलाती है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। यानी कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और वापस से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। यानी कि डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए अपने आप में ही डबल हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड थर्ड स्टेप होता है इसका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये थोड़ा सा एक छोटा सा लाइन डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सेंट्रल डोग्मा इज़ द प्रोसेस इन विच द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, और डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। अब इसे हम बिल्कुल डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी हमें यहाँ पर शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आई होप कि आप सभी रेडी हो। अब देखिए, कुछ वायरसेस होते हैं। तो ये वायरसेस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले भी, कि 2 टाइप्स के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए, राइट। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में या फिर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी में डीएनए पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ वायरसेस लोग ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है। अभी उनमें आरएनए है तो क्या होगा, कैसे उनमें प्रोटीन सिंथेसिस होगी? तो उनमें एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बाकी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनमें क्या होता है, डीएनए से हमेशा मैसेंजर आरएनए बनता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन कई बार कुछ वायरसेस में आरएनए से डीएनए बनता है, उसके बाद डीएनए से वापस मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से वापस उनकी वायरल प्रोटीन बनती है, उनमें रेप्लिकेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी आप लोगों को आगे चैप्टर में बताई जाएगी। इसका जो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी डिज़ीज़ वाले चैप्टर में, जिसमें हम एड्स पढ़ेंगे। तो एड्स का जो वायरस होता है, एड्स वायरस, एक्चुअल में वो हमारे जो सेल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट ही इस बेसिस पर करता है। ठीक है, तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है जिससे वो आरएनए से डीएनए फॉर्मेशन करता है और डीएनए से जो बाकी की प्रोसेस होती है सेंट्रल डोग्मा वो कंप्लीट करता है। चलिए बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स।
सो मैंने आप लोगों को बेटा बताया था कि जो डीएनए होता है वो एक बहुत ही लॉन्ग पॉलीमर होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पॉलीमर होता है। इतना लॉन्ग पॉलीमर होता है कि यहाँ से सन तक के 7 सर्कल्स वो कर सकता है कंप्लीट। क्यों? बिकॉज़ उसमें बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, और बेस पेयर्स की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको? कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, देखो ये जो डीएनए होता है, मान लो इसके ये जो बेस पेयर्स होते हैं, इन बेस पेयर्स के ये वाली जो लेंथ मैंने आप लोगों को बताई थी, ये कितनी बताई थी, 0.34 नैनोमीटर बताई थी, राइट। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने बेस पेयर हैं उससे, तो हमारी पूरी लेंथ निकल के आ जाएगी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बेस पेयर से 0.34 को, तो हमारी डीएनए की लेंथ निकल के आ जाएगी। तो लेंथ जो होती है वो देखो, एक छोटे से ई कोलाई सेल के जो अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जितना भी बड़ा डीएनए होता है, उसकी लेंथ इतनी मीटर है। तो आप सोचिए कि एक बड़े सेल के अंदर जो डीएनए होगा उसकी लेंथ कितनी बड़ी होगी। तो कैसे इतना लॉन्ग पॉलीमर का जो पैकेजिंग होती है एक सेल में, वो कैसे होती है। सो मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बताया था। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो रील का जो धागा होता है, देखते हैं आप लोग जो सिलाई करते हैं तो उसमें जो रील का धागा होता है वो इस तरीके से लिपटा हुआ होता है। अगर आप उसको पूरा का पूरा खोल दोगे तो वो कुछ मीटर से लेके किलोमीटर तक भी जा सकता है। तो यही मेथड होता है डीएनए की पैकेजिंग का। तो आप लोगों को ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में ये जो आपको बीच में ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हिस्टोन मॉलिक्यूल या फिर हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ये जो डीएनए होता है ये हमारा इस तरीके से रैप्ड होता है, ठीक है, और इसकी पैकेजिंग में हेल्प करता है। अब बहुत सारे हिस्टोन मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके चारों तरफ डीएनए रैप्ड होता है और पैकेजिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्टोन का मॉलिक्यूल दे रखा है इसको बोलते हैं H1 हिस्टोन। ये किस में हेल्प करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है, कि जो डीएनए जो है इसके 2 एंड जो है वो खुल ना जाए, इसलिए ये इसकी पैकेजिंग में हेल्प करता है। कैसा लगता है उसके बाद ये डीएनए पैकेजिंग होके, तो इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर है, जिसे बोलते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। यानी कि ये जो छोटे छोटे आपको ब्लैक कलर की पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, और इन न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर इस तरीके से डीएनए रैप्ड होता है, और हर एक न्यूक्लियोसोम्स को ये जो डीएनए होता है ये बाइंड करके रखता है। तो इसीलिए इसको ये इस तरीके से अपीयर होता है जैसे कि एक मोतियों की माला है, इसीलिए इसको बोला गया है बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है। क्यों रैप्ड होता है ये जो डीएनए होता है ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, देखिए, क्योंकि जो हिस्टोन जो होता है हमारी प्रोटीन, ये क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, राइट। और जो हमारा डीएनए होता है ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। जो प्रोटीन होती है ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये इसको अपने चारों तरफ रैप करने के लिए हेल्पफुल होती है। अभी हिस्टोन क्या होती है, हिस्टोन जो होती है ये एक प्रोटीन होती है जिसमें कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। वो अमीनो एसिड्स कौन से हो सकते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसकी मदद से हिस्टोन बनती है। और हिस्टोन क्या होती है, 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, किसके, प्रोटीन के, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टेमर, राइट। सो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है हमारा, वो रैप्ड होता है किसके अराउंड, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के अराउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। जैसे कि ये हमारा
हिस्टोन प्रोटीन है और हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या है, ये हमारा डीएनए है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बेटा कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, 8 प्रोटीन से। क्या बोलते हैं हम उसको ऑक्टेमर, ठीक है। तो कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, राइट। सो न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ हमारा जो डीएनए रैप्ड होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा क्रोमेटिन होता है बेटा, ये कुछ अगर हम इसको स्टेन करते हैं, यानी कि अगर हम इसको कलर करते हैं, कुछ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल डाइज होती हैं जो कलर करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, कलर करके उनको हम माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। तो अगर हम कलर करते हैं तो ये जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये हमारा 2 टाइप्स का अपीयर होता है। कितना टाइप्स का अपीयर होता है, 2 टाइप्स का अपीयर होता है। कौन कौन से टाइप्स का होता है, देखिए, फर्स्ट इज़ यू क्रोमेटिन एंड सेकेंड इज़ हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। कौन कौन सा होता है, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। अभी जो यू क्रोमेटिन होता है हमारा, ये वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर जो स्टेन होता है वो बहुत ही लाइट होता है, ठीक है। तो यू क्रोमेटिन यानी कि जहाँ पर लाइट स्टेन होता है, यानी कि कलर इतना ज़्यादा वो नहीं पकड़ता है। हेटेरोक्रोमेटिन वो पार्ट होता है क्रोमेटिन का जहाँ पर जो क्रोमेटिन होता है वो डेंस होता है और स्टेन क्या होता है, डार्क होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। यानी कि यू क्रोमेटिन में जो स्टेन होगा वो क्या होगा, लाइट होगा, और हेटेरोक्रोमेटिन में कैसा होगा, डार्क होगा, ठीक है। और क्या डिफरेंस है दोनों में, बेटा यू क्रोमेटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। जो हमारा यू क्रोमेटिन होता है, यू क्रोमेटिन मीन्स ट्रू क्रोमेटिन, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन में हेल्पफुल होता है, तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। वहीं हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। एक बार फिर से हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं। बेटा 2 टाइप्स का हमारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है। फर्स्ट इज़ जो अच्छे से स्टेन देता है, डार्क स्टेन जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। जो लाइट स्टेन देता है, जो जिसमें कलर जो होता है वो हल्का रह जाता है, उसको हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन। जो यू क्रोमेटिन होता है ये हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है क्योंकि ये लूजली पैक्ड रहता है, और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है ये हमारा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, यानी कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, यानी कि इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन नहीं होती है, और ये डेंसली पैक्ड होता है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है उस पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखिए उसमें प्रेजेंट होता है हमारा एक तो डीएनए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हमारी प्रोटीन्स। और प्रोटीन कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो होती है हमारी हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए को रैप करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और दूसरी हमारी एक और प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि जो हिस्टोन से अलग कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्रोमेटिन मटेरियल में प्रेजेंट रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन या फिर एनएचसी प्रोटीन, ठीक है। तो ये तो बात की हमने किसकी, यूकारियोट्स की। यूकारियोट्स यानी कि वो सेल्स जिसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, और जो सेल्स का साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है, क्रोमोसोम्स 1 से ज़्यादा होते हैं। तो यूकारियोट्स में क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ डीएनए जो होता है वो रैप्ड रहता है, हिस्टोन ऑक्टेमर्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। अगर हम बेटा बात करें प्रोकारियोटिक्स की, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि प्रोकारियोट्स में तो हिस्टोन्स नहीं होते हैं, फिर उनमें जो डीएनए होता है क्या वो ऐसे ही स्कैटर्ड पड़ा रहता है, यानी कि यूं ही इस तरीके से स्कैटर्ड पड़ा रहता है, या फिर उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि वो भी किसी प्रोटीन के थ्रू बाइंड होता है। तो बेटा इसमें जो डीएनए होता है वो ऐसे ही स्कैटर्ड नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और
कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, हिस्टोन तो नहीं होती है लेकिन कुछ प्रोटीन उसमें ऐसी होती हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन के चारों तरफ जो डीएनए होता है वो रैप होके क्या फॉर्म करता है, न्यूक्लियोइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड जो होता है ये प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकारियोट्स में। ओके बेटा, तो दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, जो प्रोकारियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती हैं। हिस्टोन की जगह कुछ और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जिसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड होता है। लेकिन बेटा यूकारियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन ऑक्टेमर होता है और ये हिस्टोन ऑक्टेमर के चारों तरफ डीएनए रैप्ड रहता है। जैसे हम जिस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो इन प्रोकारियोटिक्स देयर इज़ न्यूक्लियोइड एंड इन यूकारियोट्स देयर इज़ न्यूक्लियोसोम। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आए कि प्रोकारियोटिक्स सेल में डीएनए स्कैटर्ड रहता है तो क्यों नहीं रहता है, इसलिए नहीं रहता है क्योंकि उसमें भी प्रोटीन होती हैं और वो डीएनए को रैप्ट करती हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोइड का। राइट, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ आपने पैकेजिंग पढ़ ली है कि पैकेजिंग कैसे होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल पढ़ लिया है कि कितने तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ये किसने डिस्कवर किया था। भाई ये जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल के बारे में सबसे पहले बताया था मीशर ने। उन्होंने क्या बताया था कि एक मटेरियल है, उस मटेरियल को उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियन। ठीक है, उस मटेरियल को उन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया था और उन्होंने ये कहा था कि ये मटेरियल डीएनए या फिर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो सकती हैं, एज ए जेनेटिक मटेरियल ये एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन वो उसको इस तरीके से प्रूव नहीं कर पाई थी। उसके बाद 1926 में जब जेनेटिक इनहेरिटेंस का मोलिकुलर लेवल को डिस्कवर किया गया तो कुछ डिस्कवरीज की गई। किस बेसिस पर, ग्रेगर मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस, इन सभी के जो रिसर्चेस होती हैं इनके बेसिस पर। तो इनमें उन्होंने देखा थी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो मॉर्गन ने और थॉमस वॉल्टर सटन ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी तो उन्होंने देखा था जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें कुछ तो ऐसा होता होगा जो बिल्कुल मोलिकुलर बेसिस पर जिसकी वजह से जो इनहेरिटेंस होता है वो शो होता है। तो उन्होंने उसके ऊपर स्टडी की। तो सबसे पहले जो स्टडी की वो किसने की थी, वो की थी ग्रिफ्थ ने, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। ठीक है, तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया के ऊपर था जो कि कॉज करता है निमोनिया डिसीज़ को। ठीक है, तो बेटा इसमें इन्होंने उस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्ट्रेन्स ली थी। एक स्ट्रेन जिसको उन्होंने आर स्ट्रेन कहा था यानी कि रफ स्ट्रेन, और दूसरी स्ट्रेन जिसको उन्होंने एस स्ट्रेन की कहा था यानी कि स्मूथ स्ट्रेन। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो स्मूथ स्ट्रेन होती है, स्मूथ स्ट्रेन का मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया जो है इसके चारों तरफ एक ऐसी म्यूसिलेजिनस कवरिंग है जो कि एक ऐसे पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई है जो कि टॉक्सिक है। और ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो है ये इसके सरफेस को शाइनी बनाती है, जिसको इसने स्मूथ स्ट्रेन कहा था। अब क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड की जो लेयर है ये वायरुलेंट है, वायरुलेंट यानी कि टॉक्सिक है, तो एस स्ट्रेन क्या होगी, वायरुलेंट होगी ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दिस टॉक्सिक पॉलीसेकेराइड मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियम। वहीं दूसरी तरफ जो रफ स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन का जो सरफेस है उस पर इस तरह की कोई भी म्यूसिलेजिनस कवरिंग नहीं पाई गई, इसलिए जो रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन कोज नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी सरफेस पर कोई भी ऐसा पॉलीसेकेराइड नहीं है जो कि टॉक्सिक हो या फिर जो कि डिजीज़ कोज करता हो। तो बेटा ये समझ में आ गया। रफ मीन्स जिसके ऊपर ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग नहीं है, पॉलीसेकेराइड का मटेरियल नहीं है, और स्मूथ स्ट्रेन जिसके सरफेस पर ये पॉलीसेकेराइड टॉक्सिक मटेरियल है। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने जो एस स्ट्रेन थी, स्मूथ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया। तो स्मूथ स्ट्रेन का जो ये पॉलीसेकेराइड मटेरियल है, ये क्या करेगा? इन्फेक्शन कोज करेगा, निमोनिया इन्फेक्शन कोज करेगा माइस में, जिसकी वजह से माइस डाई यानी कि माइस मर जाएगा। आर स्ट्रेन को उन्होंने इंजेक्ट किया। आर स्ट्रेन में क्योंकि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है तो माइस जिंदा रहेगा। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, जो टॉक्सिक है, टॉक्सिक की वजह से तो माइस मर जाएगा, लेकिन जो टॉक्सिक नहीं है उसकी वजह से माइस बच जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने जो स्मूथ स्ट्रेन थी उसको हीट किल किया। हीट किल करके उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस जिंदा रहा क्योंकि हीट किल्ड हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि जो स्मूथ स्ट्रेन थी उसको आर स्ट्रेन लाइव के साथ, जो स्मूथ स्ट्रेन थी उसको हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन लाइव के साथ इंजेक्ट के अंदर डाला, तो माइस मर गया। क्यों मर गया माइस? क्योंकि उसके अंदर आर स्ट्रेन गया है जो कि जिंदा था, और आर स्ट्रेन तो इन्फेक्शन कोज नहीं करता है, और एस स्ट्रेन भी गया था लेकिन वो तो हीट किल्ड है। फिर माइस क्यों मर गया? माइस इसलिए मर गया क्योंकि इस किल्ड एस स्ट्रेन में से कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि आर स्ट्रेन लाइव के अंदर चला गया, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है एस स्ट्रेन का, वो आर स्ट्रेन के अंदर जाकर के उसके ऊपर भी उसने वही पॉलीसेकेराइड की कवरिंग को बना दिया जो कि टॉक्सिक मटेरियल को कोज करती है, जो कि डिजीज़ को कोज करती है। तो इससे पता चला कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से चूहा मर गया था, वो क्यों मरा था? क्योंकि रफ स्ट्रेन जो थी वो किसी तरह से ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज हो गई थी, उसमें एक चेंज आ गया था बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उससे कुछ चेंज आ गया था इसमें, जिसकी वजह से माइस डेड हो गया। तो इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को उसने कहा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? जेनेटिक मटेरियल की वजह से हुआ है, जो कि क्या है? डीएनए। ठीक है, जिसकी वजह से जो जीन्स जब उसमें ट्रांसफॉर्म हो गए हैं तो वो जीन्स क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, और वो प्रोटीन कौन सी होगी? पॉलीसेकेराइड होगी, और पॉलीसेकेराइड कोट जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो भी वायरुलेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ साइंटिस्ट्स ने इस थ्योरी को काफ़ी हद तक इतना नहीं समझा, और उन्होंने इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकार्टी ने 1933 to 44 में। तो उन्होंने क्या बताया था कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उन्होंने इसी के बेसिस पर उन्होंने इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। कैसे किया उन्होंने? तो इन्होंने क्या किया, कुछ बायोकेमिकल्स प्यूरिफाई किए, जैसे कि प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो इन्होंने जो भी 3 चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, इन 3 चीज़ों को क्या किया? प्यूरिफाई किया, और प्यूरिफाई करने के बाद उन्होंने ये देखा कि इन तीनों में से
ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्पफुल है। अब जो भी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्पफुल होगी वही क्या होगी, जेनेटिक मटेरियल। क्या वो प्रोटीन है, क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेटअप तैयार किया और उस सेटअप में उन्होंने क्या किया कि 3 फ्लास्क लिए और इन 3 फ्लास्क में एक में तो उन्होंने डाले एंजाइम आरएनएज और डीएनएज। ठीक है, तो आरएनएज एंजाइम और डीएनएज एंजाइम क्या करेंगे, आरएनए को भी डाइजेस्ट कर लेंगे और डीएनए को भी डाइजेस्ट कर लेंगे। तो इसमें सिर्फ क्या बचेगा, प्रोटीन। दूसरे में इन्होंने क्या डाला, डीएनएज और प्रोटीज। डीएनएज डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा, प्रोटीज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, तो बचेगा क्या, आरएनए। तीसरे में इन्होंने डाला प्रोटीएज और आरएनएज। प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट करेगा और बचेगा क्या, सिर्फ डीएनए। तो तीनों में से जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किस में होगा, वो उसमें होगा जिसमें डीएनएज नहीं डाला गया था। तो इससे उन्होंने सजेस्ट किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सजेस्ट किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। ओके, तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, प्रोटीएज। आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, आरएनएज। और डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, डीएनएज। तो इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए। 3 एक्सपेरिमेंट में इन्होंने तीनों चीज़ों में से 2 को तो डाइजेस्ट करा दिया, बची एक। तो जिसमें प्रोटीन बचा उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जिसमें आरएनए बचा उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है इस ऑर्गेनिज्म में। कुछ में होता है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, और जिसमें सिर्फ डीएनए बचा, सिर्फ उसी में ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो ये उन्होंने कंक्लूड किया कि जो डीएनए होता है यही हेरिडिटरी मटेरियल होता है। लेकिन इससे भी कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे वो कन्विंस नहीं हुए। उसके लिए अब कुछ सॉलिड ही करना था, सॉलिड प्रूफ चाहिए था। तो वो सॉलिड प्रूफ के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना मेन एक्सपेरिमेंट, द जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए।